नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी हिंदी की होती है रोज शाम को 8 बजे। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी आपके लेखपाल, आपका राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसआई, आपका बिहार, उत्तराखंड, उन सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। चलिए अभी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? बताइए, कोरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा या कन्नौजी। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास जो हमारी चलती है फुली डिटेल के साथ हम इसमें पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको पोस्टमार्टम करके दिया जाता है और आप देखोगे, आप पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में कैसी क्लास होती है। तो देखिए अभी आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। क्या है? खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां है। क्या है? 17 बोलियां है, ठीक है ना। 5 उपभाषा है और 17 बोलियां है। अब बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है बोलियां। उपभाषा के अंतर्गत आती है बोलियां। उपभाषा कौन कौन सी है आपकी? उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और आपकी पहाड़ी। क्या? आपकी पहाड़ी। 1 2 3 4 और 5, कितनी हो गई? 5। इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? इनके अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी बोली जाती है? मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की लिखूंगा मैं, नंबर वाइज चलेंगे हम। कौन कौन सी, कब कब है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, ठीक है। दूसरी आपकी पूर्वी हिंदी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपकी बिहारी हिंदी MB, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। उसके बाद आपकी राजस्थानी हिंदी जय, मार, मेवा, माल। जय, मार, मेवा, माल, ये है जयपुरी, मार, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती और आपका मालवी। ये क्या है? ये राजस्थान की 4 है। क्या है? राजस्थान के अंतर्गत 4 राजस्थान जो उपभाषा है उसके अंतर्गत क्या है? 4 बोलियां है। अब बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। तो ये कौन सी है? कुमाऊनी और गढ़वाली, केजी। क्या? कुमाऊनी और गढ़वाली क्या होगी आपकी? केजी हो जाएगी। जो पूर्वी हिंदी है आपकी, इसे क्या कहते हैं? इसे आपकी ढूंढानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ढूंढानी भी बोलते हैं। तो समझ में आया कि खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। और हरियाणवी को क्या कहते हैं? हरियाणवी को बागरू कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणवी को बागरू कहते हैं। ये सभी भाषाएं जो ये मैंने 5 बोली है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास आपका शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भयंकर गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीने आ गए हैं, कोई पंखा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। हड़ौती बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़ौती बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी या फिर आपकी पूर्वी गुजराती। बताइए, ABC किस नाम से जाना जाता है आपका? तो किस नाम से? पूर्वी। क्या? पूर्वी राजस्थानी को ढूंढानी भी कहा जाता है, हड़ौती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़ौती या फिर आपकी ढूंढानी। क्या? इसे ढूंढानी भी कहा जाता है और इसे हड़ौती भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपकी तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर ब्रजभाषा। क्या? बिहारी की राजधानी पटना के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? क्या बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? मगही बोली जाती है। कौन सी? मगही। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 उपबोलियां आती है, बोली आती है 3। कौन सी? आपकी MB। बिहारी हिंदी के अंतर्गत की बात करूं, जो अभी बताया था मैंने आपको, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगर मगही के और क्षेत्र की बात करता हूं तो राजगीर। क्या? आपका राजगीर भी में क्या बोली जाती है? राजगीर में भी आपकी मगही भाषा बोली जाती है। नालंदा। क्या? नालंदा। औरंगाबाद। अब समझ में आया गर्मी क्या होती है।
अब समझ में आ रहा है गर्मी क्या होती है। आप लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसे ही खड़े होके और पढ़ा देते हैं, रट के आए और आपको पढ़ा दिया, नहीं, बहुत मेहनत की जाती है पढ़ाने में भी और बहुत मेहनत की जाती है। यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे लाइट जली हुई है भयंकर तरीके से और यहाँ पर भी लाइट जली है और इधर भी लाइट जली हुई है, सब चारों तरफ हमारी लाइट जली हुई है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा वाली, पसीने आ गए हैं, कोई बात नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मघी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मघी हो जाएगा। शायद इसी वजह से आपको हमारी मेहनत दिखाई दे जाए कि हाँ हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करें हमें। चलिए, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 3, 2। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? बताइए कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अगर बात करता हूं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। क्या? आपका प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर। अगर ह्रस्व स्वर की बात करूं, उसे मूल स्वर भी कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ए, ई, उ और री। ये कितने होते हैं? ये आपके 4 होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करता हूं तो दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये क्या है आपके? ये आपके दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या कह सकते हैं 1 मात्रा के बराबर समय लगता है। लेकिन अगर बात करता हूं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में समय कितना लगता है? 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या आपके सामने है और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। प्लुत स्वर की बात करता हूं तो प्लुत स्वर में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। कितना? 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। और प्लुत स्वर की और भी बात कर लेते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण किया जाता है अधिकतर संस्कृत में, लेकिन आपका इसमें स्वर की 3 मात्राएं होती है। आपकी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं ये। और प्लुत स्वर जैसे आपका, इसका प्रयोग अधिकतम संवाद में किया जाता है, नाटकों में किया जाता है। जैसे राम बोलते ना, जब दशरथ जी, जब राम अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए गए, जब राम जी अयोध्या छोड़कर कहां पे गए? वनवास के लिए गए, तो उनकी करुण पुकार, उनको करुण, आपकी दशरथ जी की करुण पुकार थी, उन्होंने क्या बोला? राम। ऐसे, और जैसे मारीची को जब लक्ष्मण ने तीर मारा तब उसने बोला था आपका क्या? राम। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। वर्ण तालिका के अनुरूप ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है? अभी मैंने बताया है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुरूप ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या द्विगुण है? बताइए क्या है? तो क्या है आपके? स्वर है। क्या है आपके? स्वर है। क्या है आपके? स्वर है। शायद आपको मेहनत दिखाई दे जाए, ये पसीना जो आ रहा है इससे ही आपको लग जाए कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा ये मेहनत करते हैं और किस हालात में आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन नहीं चला सकते। अगर फ़ैन चलाएंगे तो इसमें आवाज़ आएगी और फिर आप पढ़ोगे नहीं। वैसे ही आप लोग कम पढ़ते हो, जितने भी आप लोग हमसे पढ़ते हो वो भी कम है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसकी आवाज़ होगी तो आप वो भी नहीं पढ़ोगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेहनत दिखाई देगी और आप लोग सपोर्ट करोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ई आपका क्या हुआ यार इसको? ठीक है, चलिए, आपका ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, आपका वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है वर्णों का उच्चारण स्थान? उच्चारण काल के आधार पर हम वर्णों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। अगर वर्णों की बात करता हूं, इसे बांटते हैं कंठ में, तालव्य में, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, आपका दंत और ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। अगर इसकी बात करता हूं तो इसमें कै वर्ण होता है, तालव्य में च वर्ण होता है, मूर्धन्य में आपका ट वर्ण होता है, तंते में त वर्ण होता है और ओष्ठ्य में प वर्ण होता है। ये 5 होते हैं एक एक वर्ण में सभी। ठीक है ना? बात करता हूं मैं आपका च, छ, तो ये सभी च, छ, ज, झ, ये तालव्य च वाला वर्ण है, तो क्या होगा? तालव्य होगा। अब बात करता हूं स्वर की। अगर क और ख की बात करता हूं तो ये कंठ होते हैं। क्या? क और ख, सॉरी ए और आ, हम बात कर रहे हैं स्वर की। ए और आ ये कंठ होते हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है। अगर बात करता हूं ई और ई, इनका उच्चारण क्या होता है? तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। ठीक है ना? ए की बात करता हूं, री की बात कर लेता हूं पहले। री,
री की बात करता हूं तो मूर्धन्य होता है। क्या मूर्धन्य होता है। अगर बात कर लेता हूं ऊ की तो ऊ क्या होते हैं आपके ओष्ठ्य होते हैं। क्या होते हैं ओष्ठ्य। इसी प्रकार मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो क्या हो गया इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया तालव्य। तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सब कुछ मैं आपको यहीं पे बता के चल रहा हूँ साथ साथ। कोई बात नहीं आपको थ्योरी पसंद नहीं है तो हमने कोई बात नहीं आपकी शुरू कर दी क्वेश्चन की सीरीज। तो इसमें भी हमने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया है। पूरी डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पूरी डिटेल में जितना पढ़ा सकता हूं। निम्नलिखित में इसे किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द क्या है आपके भाववाच्य है। आप समझ में आ रहा है ना। ये रब कर दिया मैंने यहां से। इन निम्नलिखित विकल्प में किस विकल्प में सभी के सभी शब्द क्या है भाववाच्य की पहचान करनी है। अब भाववाच्य क्या होता है ये एक संज्ञा है और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं पांच कौन कौन से होते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है देखिए मानव क्या है एक जाति है। क्या है मानव एक जाति है। क्या है जाति। जवानी पुस्तक क्या है आपकी पुस्तक आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। राम क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत क्या है आपका ये भी आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। और लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें सभी के सभी शब्द क्या है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है रसीला कड़वाहट उन्नति ये सारे क्या है भाई। रसीला क्या है रसीले को हम छू सकते हैं नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आम रसीला है रसीले को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है कड़वाहट मन में कड़वाहट होगी किसी के हम महसूस कर सकते हैं उसे छू नहीं सकते। बात करता हूं बुढ़ापा क्या है एक अभिशाप है जिसे हम छू नहीं सकते। उन्नति क्या है एक भाववाचक संज्ञा हुए सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए। निम्न में से क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में से क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। थकावट आलस्य बुढ़ापा बुराई। क्या बुराई मन में है और आपका आलस्य क्या है आलस्य उसका एक अवगुण है क्या है विशेषण है। क्या ये विशेषण हो गया बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा और ये भी भाववाचक संज्ञा। लेकिन इसने कहा किससे कहा है आलस्य मन में है ये भी आपका भाववाचक संज्ञा ही होगा। क्या आपका भाववाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है लेकिन इसने क्या कहा है इसने कहा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा की बात करनी है। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए थकावट। थकना से बना आपका थकना क्या है एक क्रिया है और थकना से बना थकावट। क्या बना थकना से बना थकावट। जैसे घबराना से क्या बना घबराहट। भाई घबराहट बना घबराना क्या है एक क्रिया है और क्रिया से बना आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे चढ़ने से बना चढ़ाई। ठीक है ना ये क्या है सभी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना क्या है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ये एक वचन है ये द्विवचन है ये अनेक वचन है ये बहुवचन है। देखिए साधु आ रहे हैं साधु का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। क्या बहुवचन साधु आ रहे हैं। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी क्या साधु क्या हो जाएगा साधु। अगर बात करता हूं मैं प्राण की जैसे प्राण पिताजी ये सब क्या है ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। कैसे बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। कैसे है बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। ठीक है क्या हो गया बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप लोग देख रहे होंगे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इतना पसीना मुझे आ चुका है। बहुत ज़्यादा पसीना मुझे आ चुका है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में दिमाग ने काम को कहीं से हवा आने का रास्ता ही नहीं है।
चलिए, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। देखिए, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं, इसमें सर्वनाम का प्रयोग होता है यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ का प्रयोग होता है। अगर बात करता हूं संबंधवाचक में जो और सो का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम में स्वम, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद। स्वम, स्वतः, अपने आप, खुद ब खुद। ठीक है। और वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम कहाँ पे है? ये रहा। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आपका संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं। जल्दी चलना होगा, 15 मिनट हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 11 हुए हैं। चलिए अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, डिटेल बहुत ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के प्रकार कितने अभी बताए? मैंने आपको 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार: पुरुषवाचक ये रहा आपका, ठीक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक भी है, ये होते हैं, लेकिन गुणवाचक नहीं है, ये एक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार है। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आपका विशेषण कहते हैं। विशेषण की बात करता हूं तो 4 प्रकार होते हैं आपके: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और आपका क्या हो जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण। तो क्या हो गया इसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन कहता है राम की गायें बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है? बताइए। राम की गायें बहुत काली है। भाई गाय की विशेषता है कि वो काली है, और विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो आपका गाय क्या है? गाय एक संज्ञा है। क्या है? गाय एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताई है काले ने। किसने? काले। तो उसकी विशेषता है कि वो काला है, तो गुणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण की बात की थी मैंने, तो विशेषण के प्रकार कितने? 4 प्रकार होते हैं। क्या? 4 प्रकार होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? लड़का, पुस्तक, पौधा, सहायता। बताइए। लड़का, पुस्तक, पौधा या फिर सहायता। देखिए, लड़का आ रहा है, और इसका क्या बन जाएगा? लड़के आ रहे हैं। पुस्तक गिर गई, पुस्तक रखी है या पुस्तकें रखी है? पुस्तकें रखी है। ठीक है। पौधा का क्या हो जाएगा? पौधे। क्या हो जाएगा? पौधे हो जाएगा। तो ये बहुवचन बन जाते हैं इसके। लेकिन सहायता क्या है? सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अन्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है आपके दूध। क्या? आपका दूध, तेल। क्या है? ये एक वचन में रहेंगे, हमेशा एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाएगा। हमेशा एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे वर्षा, आकाश। जैसे आपका वर्षा हो गया, आकाश। ये शब्द कैसे है? ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। जैसे प्राण आपका, जैसे सौंदर्य हो गया, दल हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, लेकिन प्राण बहुवचन में होता है हमेशा प्रयोग। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायता हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक या स्थानवाचक? तो ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर विशेषण ना देता, ये यहां पर विशेषण नहीं देता, ये यहां पर परिमाण
क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में भी प्रकार होते हैं ना, परिमाणवाचक। तो इसमें एक चीज और हो जाती है, यहां पर परिविशेषण का कार्य भी करता है कौन, अत्यंत। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। भाई सुंदर की भी विशेषता किसने बताई, अत्यंत। तो अत्यंत आपका परिविशेषण का भी कार्य करता है, लेकिन यहां पर क्या करेगा, ये परिमाणवाचक का उदाहरण हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों सॉरी बोल रहा हूं, स्पीड से चलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है, टाइम नहीं बचाया अभी। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया की जाती, सॉरी इसमें आप याद रखिएगा, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया की पहचान करिए। इनमें सकर्मक क्रिया की पहचान आपको करनी है, सकर्मक क्रिया पहचाननी है। क्या करिए, सकर्मक क्रिया इसमें पहचानिए। सोना, क्या करिए आप इसमें सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है आपको। सोना, चलना, लिखना, दौड़ना। देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक आपका सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, जिस कार्य को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। एक होती है अकर्मक, वे कार्य जिसे करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया। देखिए अब देखिए, क्या और किसको का उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, और क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा, अकर्मक। दूसरी बात, जब उत्तर ही नहीं मिलेगा तो अकर्मक, और उत्तर मिलेगा तो सकर्मक। सबसे आसान होता है। जैसे सोना, भाई राधा सो रही है, राधा सो रही है, क्या सो रही है, उत्तर है आपको पास नहीं, बस आप क्या होगे, मैं कहूंगा क्या सो रही है, राधा सो रही है, क्या सो रही है, राधा सो रही है, यही उत्तर मिलेगा। तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। क्या, अकर्मक क्रिया। चलना, चलना क्या होता है, चलना अकर्मक क्रिया। राम चल रहा है, राम दौड़ रहा है, क्या है, चलना क्या है, अकर्मक क्रिया। क्या चल रहा है, राम चल रहा है। क्यों चल रहा है, राम चल रहा है। क्या और किसको चल रहा है, राम को चल रहा है। तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा क्या और किसको का। लिखना, लिखना क्या होता है, लिखना आपका अकर्मक क्रिया में आएगा। किसमें आपका, लिखना भी, सॉरी लिखना आपका दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना आपका अकर्मक क्रिया में आएगा। भाई राम दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है, सोहन दौड़ रहा है, रोहित दौड़ रहा है, गौरव दौड़ रहा है। दौड़ना क्रिया का एक रूप है जो जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन लिखना, भाई लिखना, सीता लिख रही है, क्या लिख रही है, पुस्तक लिख रही है, कहानी लिख रही है। मैंने पूछा क्या लिख रही है, आपने कहा पुस्तक लिख रही है। फिर मैंने पूछा क्या लिख रही है, आपने कहा कहानी लिख रही है। मैंने कहा और क्या लिख रही है, आपने कहा उपन्यास लिख रही है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, लिखना, पढ़ना, ये आपके सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हथियाना चिकनाना, हथियाना चिकनाना, ये पूरा एक वर्ड है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार की, नामबोधक, नाम धातु, प्रेरणार्थक या संयुक्त क्रिया। बताइए कितनी, कौन सी क्रिया है, तो कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। कौन सी, नाम धातु क्रिया। एक छोटी सी बात इसके बारे में बता देता हूं, संज्ञा के साथ आपका क्या करते हैं, संज्ञा के साथ जब प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है, नाम बोधक, नाम बोधक क्रिया बनती है। संज्ञा में प्रत्यय लगाने पर नाम बोधक क्रिया बनती है। सॉरी, नाम धातु इसका आंसर होगा, बोधक नहीं होगा, नाम धातु। क्या, नाम धातु इसका आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, नाम धातु। तो संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाने पर, संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाने पर नाम धातु क्रिया बनती है। ठीक है ना, संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाने पर नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे हथियाना, चिकनाना, जैसे हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, जैसे गाल से गलियाना, जैसे गाल से गलियाना, जैसे लाठी से लठियाना। क्या आपका, लाठी से लठियाना, जैसे लाठी से क्या बनेगा, लाठी से बनेगा लठियाना, लाठी से क्या बनेगा, लठियाना बन जाएगा। तो ये क्या है, ये संज्ञा, संज्ञा में जब प्रत्यय लगाते हैं, यहाँ पे आना प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, सिद्धानंद में कौन सी संधि है। भयंकर गर्मी लग रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। श्रद्धानंद में कौन सी संधि है, श्रद्धानंद। देखिए संधि की बात करता हूं तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि।
क्या होती है? विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करता हूं तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, डी जी वी वाई ए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है ना? क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सभी फुल डिटेल में मैंने आपको क्लास में कराया है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग या व्यंजन, श्रद्धानंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कर लेते हैं, आपका ये हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। श्रद्धा प्लस आनंद, यहां से क्या हो जाएगा? आ, और यहां से क्या हो जाएगा? आ, तो क्या बना? आ बन जाएगा। और ये किस में बनता है? दीर्घ स्वर संधि में बनता है। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और नियम की कोई दिक्कत है तो वो जाइए और जाकर एक बार क्लास ले लीजिए, फुल डिटेल के साथ आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, वहां से क्लास लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उदार, विस्तार, विस्तीर्ण या हांस। क्या हो जाएगा? विस्तार, क्या हो जाएगा? उदार, विस्तार, विस्तीर्ण या फिर हांस हो जाएगा। देखिए, विस्तीर्ण आपका संकीर्ण शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है संकुचित। संकुचित क्या हो रहा है? संकुचित होना आपका किसका अर्थ होता है? संकुचित होना आपका संकीर्ण का अर्थ होता है। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? संकुचित होना या तंग या संकरा। लेकिन विस्तीर्ण का अर्थ क्या होता है? फैलाव। फैलाव क्या होता है? फैलाव। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे उदार, जैसे विस्तार। विस्तार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी फैलाव होता है। हांस का अर्थ क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। लेकिन यहां पर पहले से ही दिया है आपका संकीर्ण का। संकीर्ण का अर्थ ही संकुचित होना होता है और विस्तार का अर्थ ही फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, गरल शब्द का विलोम शब्द की आपको पहचान इसमें करनी है। देखिए, गरल, अगर गरल की बात करता हूं, गरल का अर्थ क्या होता है? गरल का अर्थ होता है विष, और विष का उल्टा क्या होगा? आपको पता है, विष का उल्टा होगा अमृत। क्या होगा? विष का उल्टा हो जाएगा आपका अमृत। अब बताइए, क्या रस का मतलब अमृत होता है? नहीं। निरंतर का? नहीं, निरंतर का तो लगातार होता है। जल का तो पानी होता है। सुधा का होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। सुधा का मतलब ही अमृत होता है। अमृत को और किस नाम से जानते हैं? पीयूष। किस नाम से? पीयूष। सुरभोग, सुरभोग। अमृत हो गया पीयूष, सुरभोग, सुधा, अम्य। अम्य क्या? अम्य। ठीक है, आपका सुधा हो गया, पीयूष हो गया, सुरभोग हो गया, अम्य हो गया। क्या है? ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं। किसके? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन की। और 20वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20वें नंबर क्वेश्चन कहता है आकर्षण का विलोम क्या होगा? बताइए, आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षण हो जाना, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। सुधा का मैंने अभी बताया था क्या होता है? अमृत होता है, अमृत। प्राचीन का विपरीत क्या हो जाएगा? ये अर्थ होता है, अर्थ। मैंने अर्थ बताया। अगर सुधा के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा? गरल हो जाएगा। क्या? गरल हो जाएगा, विलोम। प्राचीन का हो जाएगा नया या नवीन, नवीन। ठीक है। घर्षण, घर्षण का क्या हो जाएगा? प्रतिघर्षण। क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, तलवार का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? क्या होगा तलवार का पर्यायवाची शब्द? अर्कजा की बात करूं तो अर्कजा बोलते हैं यमुना को। यमुना के अन्य पर्यायवाची क्या है? अर्कजा। सूर्य सुता, सूर्य तन्या। क्या? अर्कजा। सूर्य सुता, सूर्य तन्या। क्या है? ये सभी आपके रवि तन्या, कालंदी, कालंदी शैलजा, सूर्य सुता, यमुना, सूर्यपुत्री, ये सभी किसके हैं? आपके अर्कजा अर्थात यमुना के हैं। किसके? यमुना के हैं। ठीक है ना। रवि तन्या हो गया, कालंदी हो गया, कालंदी शैलजा हो गया। ठीक है ना। 80 का मतलब क्या होता है? 80 का होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। और हमारा यही पर्यायवाची है। तलवार का होता है अन्य पर्यायवाची पुष्कर। तलवार हो गया, पुष्कर हो गया, आपका 80 हो गया, खड़क हो गया, खड़क हो गया। क्या हो गया? खड़क। खड़क भी तो तलवार होती है ना। चंद्रहास हो गया। क्या? चंद्रहास। चंद्रहास किसके पास? रावण के पास थी ना चंद्रहास। खड़क ये सब कुछ रावण के पास ही तो थी। क्या थी? रावण के पास ही तो ये सब कुछ थी ना। आपका क्या हो गया? ये सभी आपके किसके हो जाते हैं? आपका शमशीर हो गया, शायक हो गया, शमशीर। शमशीर भी तलवार को बोलते हैं ना। शमशीर, शमशीर, शायक, शायक। क्या हो गए? ये सभी आपके तलवार के पर्यायवाची हो जाते हैं। दोस्तों टाइम तो पूरा हो गया है यहाँ पे।
29 मिनट हो गई है, क्वेश्चन 20 ही हुए हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। ये 22वें क्वेश्चन की बात कर देता हूं मैं यहीं पे आपको, ऐसे ही नॉर्मली मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए, निम्न में से आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची वैश्वानर, वैश्वानर भी होगा, वायु सखा भी होगा, अनल भी। भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है, किसका? सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है। क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु, ठीक है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना, निर्लज होना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टाइम की कमी की वजह से क्लास 23वें क्वेश्चन पर रोकनी पड़ेगी। 24वें क्वेश्चन आपके सामने है, सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ और निम्न में खर का पर्यायवाची आपको बताना है। दोनों आंसर आपको देने हैं और आंसर देने हैं ऑफलाइन कमेंट करके। प्लीज आंसर दीजिए। आज के लिए इतने रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों।